प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे हमारे हिंदी विषय का तीसरा अध्याय जिसका नाम है ठेस, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को हुआ था। 11 अप्रैल 1977 को इनकी मृत्यु हो गई। आपकी प्रमुख रचनाओं में ठुमरी, आदिमरात्रि की महक और अग्निखोर आदि कहानी संग्रह है। मेला आंचल, पढ़ती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस और कितने चौराहे आदि उपन्यासों ने उन्हें हिंदी साहित्य में एक प्रतिष्ठित कथाकार के रूप में स्थापित कर दिया और सन 1970 ईस्वी में वे पद्मश्री से सम्मानित किए गए। अब हम हमारे अध्याय ठेस को समझेंगे। खेतीबाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसे बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं, इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है। सिरचन को क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पर पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे। तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तोल तोल कर पाँव रखता हुआ। धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो बात और है। अर्थात हम समझ सकते हैं कि सिरचन नाम का जो व्यक्ति है, मजदूर है, उसे लोग आलसी समझते हैं और जिससे ऐसा समझते हैं कि वह कोई कार्य नहीं कर सकता। कहानी कलाकार के स्वाभिमान पर केंद्रित है। गांव का सिरचन बहुत सुंदर शीतल पार्टी बनाता है। वह केवल पारिश्रमिक को ध्यान में रखकर यह काम नहीं करता। जिस घर में वह शीतल पार्टी बनाने जाता है, वहाँ की कुछ महिलाएं अपनी कथन भंगिमा से उसे ठेस पहुँचाती है, जबकि जिस बेटी की विदाई के लिए वह शीतल पार्टी बना रहा था, उसकी आत्मीयता उसे छू जाती है। वह किसी प्रलोभन में नहीं फंसता है। वह जिसका काम करता है उसके सहज और आत्मीय व्यवहार का ही आग्रही रहता है। जब उसे ऐसा व्यवहार नहीं मिलता है, तब वह उस काम को ही छोड़कर चला जाता है। कहानी के कथानक में वह बेटी की विदा के समय स्टेशन पर पहुंचकर अपने घर में बनाई गई शीतल पार्टी बेटी को भेंट करता है। कहानी में सिरचन का चरित्र ग्रामीण कलाकार के आत्मगौरव को प्रकट करता है। लेखक ने गांवों में जिस तरह के कलाओं के लोप पर भी चिंता व्यक्त की है। सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरफ फुफकार उठता। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम, सिरचन मुंहजोर है, कामचोर नहीं। ऐसा अर्थात सिरचन नाम का व्यक्ति अपने काम को बड़ी ही तन्मयता से करता है और उसके काम में कोई हस्तक्षेप करता है तो वह बहुत क्रोधित होता है। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर है। अर्थात सिरचन एक बहुत चटोरा व्यक्ति दिखलाया गया है, जो कि खाने पीने के लालच में भी काम कर देता है। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध कर लो, तब सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि सारी चिकनाई खत्म। मोथी घास और पटेर की रंगीन शीतल पार्टी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोरे के मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का समझते हैं। लोग बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एकाध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा कर दो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। ऐसी बात नहीं, सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले के बज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। सिरचन, जो कि बांस से बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें वस्तुएं बनाना जानता है, उसकी बात करते हुए लेखक बता रहा है कि गांव में उसकी क्या दशा है। वह स्वयं को बड़ा कलाकार समझता है और वास्तविकता में भी वह बहुत हुनर को जानता है, परंतु गांव के लोग उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। उसके गांव में
एक बड़े घराने की बेटी अपने ससुराल से पीहर आई हुई है, जो कि सिरचिन द्वारा बनाई जाने वाली बांस की वस्तुओं को उससे बनवाकर अपने ससुराल ले जाना चाहती है, जिससे उसे ससुराल वाले देखकर बड़े प्रसन्न हो। परंतु जब सिरचिन वह वस्तुएं बनाने के लिए उस लड़की के घर जाता है तो उसकी भाभी और कुछ लोग उसे तंग करते हैं, उसे चिढ़ाते हैं और आखिर में उसे गुस्सा दिला देते हैं। और आखिरकार सिरचन को बहुत गुस्सा आया और वह काम को छोड़कर अपने घर चला गया। फिर लेखक उसे मनाने गया। लेखक ने देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी आई, अब नहीं, कान पकड़ता हूँ। अर्थात वह कह रहा है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं अब ये कार्य नहीं करूँगा। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा। सिरचिन को लालच दिया गया था कि आपको नई धोती दी जाएगी, परंतु अब वह धोती का भी लालची नहीं रहा। कहता है कि उसे कौन पहनेगा। ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। सिरचिन उसकी पत्नी को लेकर कहता है कि वह तो मरी, लेकिन मेरे बेटियों बेटियों को भी लेकर चली गई। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बनी हुई है। वह कह रहा है कि अगर मेरी पत्नी जीवित होती तो मेरे सामने आज ऐसी स्थिति नहीं आती। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ कि अब यह काम नहीं करूँगा, अर्थात कभी भी मैं कुछ भी नहीं बनाऊँगा बांस से। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, तुम्हारे घर में मेरा बहुत सम्मान था, परंतु अब वहाँ भी कुछ नहीं बचा। अब क्या। लेखक चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कि कलाकार के दिल को ठेस लगी, अब वह नहीं आ सकता। जिन लोगों ने सिरचिन को चोट पहुंचाई थी, अर्थात सिरचिन का दिल दुखाया था, वे लोग अभी भी अपनी गलती को नहीं मान रहे हैं। वे सिरचिन को ही गलत ठहरा रहे हैं कि वह इतनी गर्मी, इतना ताव किस बात का दिखा रहा है। अब वह लड़की जो अपने पीहर आई हुई थी, वह दुखी होकर अपने ससुराल जा रही थी कि मैं अपने ससुराल में अब क्या लेकर जाऊंगी। वे सब स्टेशन पर उस लड़की को छोड़ने जाते हैं। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानो बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा आ रहा है। चाची के सुर में सिर मिलाकर कोसने को जी हुआ। कामचोर चटोर कहीं का। लड़की ऐसा सिरचन को कह रही है। स्टेशन पर गाड़ी आती है। सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है? एक बार देखूं। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचन दादा, मानो इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज़ है दीदी। शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कूस की। गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानो फुट फुट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीक रंगीन सूतलियों में फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। सिरचिन ने उस लड़की का दिल रखने के लिए जो चीज़ अपने घर में बनाकर रखी हुई थी, वह उसे स्टेशन पर लाकर दी और बहुत ही सुंदर चीज़ें बनाई हुई थी, वह उसने उस लड़की को लाकर दी। इस प्रकार हमारा अध्याय समाप्त होता है।